आज हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स में, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 10 में, जिसका स्टेटमेंट क्लास 10 से ही स्टेटमेंट से आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें स्टेटमेंट है द करेंट in a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी अप्लाई किया गया, इफ भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I current flow in the conductor, then V proportional to I, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं V इज इक्वल टू आर आई। R is called resistance of conductor, ये रेसिस्टेंस होता है और टेम्परेचर के साथ ये तुमको वेरी करता है, जिसका बाद में हम लोग डिपेंडेंस देखेंगे। रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसका कि हम लोग जब एटॉमिक लेवल पे इसको डील करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे। रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is proportional to length of the conductor and inversely proportional to cross section area of the कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो R प्रोपोर्शनल टू हो गया L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर और R हो गया तुमको रेसिस्टेंस। R को कहते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। तो R टू क्या होगा, दिस अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट आता है, ये दैट इज कॉल्ड रो, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। R इक्वल्स टू ये रेसिस्टिविटी, ये रो को क्या कहलाता है, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कहलाता है। और अगर तुमको ये कंडक्टर है, अगर तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो दोनों के सेपरेशन, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके सेपरेशन के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो प्लेट का था उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में L जो तुम्हारा होता है, तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अगर दो प्लेट हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब हो गया जबकि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो L को माना जा सकता है सेपरेशन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। ये दो प्लेट हो गए जिसका कि सेपरेशन तुमको हो गया। यहाँ पर अगर ये जोड़ दिया बैटरी से तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा दैट इज एनोड, एनोड हो गया। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुटा दैट इज
कैथोड। तो ये जो तुम्हारा हो गया फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये एल जो है तुमको दोनों के बीच का सेपरेशन होगा, और ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एल तुम्हारा जो है एल इक्वल्स टू सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और ए इक्वल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट, इलेक्ट्रोड प्लेट। तो आर इक्वल टू रो, और इसके मटेरियल का रेसिस्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पर जो मटेरियल जो आप डालिएगा, ये तुमको दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाले जाएंगे उसका रेसिस्टिविटी हो जाएगा ये। और ये जो तुम्हारा सॉलिड कंडक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर जो सॉलिड कंडक्टर है तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसमें भी आर इक्वल टू रो एल बाई ए ही होगा इसमें भी, और यहाँ पर जो है तुमको आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये एक आयन से कारण कंडक्ट करते हैं, ये आयन के कारण कंडक्ट करेंगे, और ये इसमें जो सॉलिड में स्टेट में जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्ट करते हैं। लेकिन दोनों के लिए जो रेसिस्टेंस होता है तुमको, यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, जो पॉजिटिव आयंस हैं उसके साथ वो कोलाइड करते हैं, जो कि तुमको जो मेटल्स के जो होंगे आयंस उसके साथ कोलाइड करते हैं, इसलिए वह रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है, एक विरोध करता है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट मोशन को। और यहां पर भी जब आयंस मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होते हैं वह क्या करता है, उसके मोशन का आयंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके आयंस का वो अपोज करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, एक रेसिस्टेंस डेवलप होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भी रेसिस्टेंस डेवलप होगा, और इसमें क्या होगा कि ये रेसिस्टेंस जो होता है तुमको, जो सॉलिड कंडक्टर में लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा दूर जाना है तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो इसका रेसिस्टेंस छोटा कम होगा, पतला रहेगा तार तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे कि इसको दो पार्ट में बांट देंगे तो करंट आधा हो जाएगा, तो आधा करंट हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हाफ करंट होगा, इसका रेजिस्टेंस आपका डबल हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ, जैसे मैंने कहा कि इसको अगर रेजिस्टेंस के कैसे एरिया की इन्वर्स की इसको समझना हो, अगर इसमें मान लेते हैं कि एक बैटरी हमने V वोल्ट का लगाया तो करंट I जा रहा है, तो इसका अगर हाफ एरिया कर दें तो उसमें I/2 करंट जाए, तो इसका मतलब वोल्टेज सेम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन करंट आधा हो गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस उसका डबल हो गया। तो हाफ पार्ट बांटने पर रेसिस्टेंस डबल हो गया, इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और ज्यादा बड़ा डिस्टेंस जाएगा तो ज्यादा तुमको एक कोलिजन होगा, और इसका मतलब ज्यादा उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो रो है तुमको, ये रेसिस्टिविटी कहलाता है, जो कि मटेरियल के पर निर्भर करता है। रो किस पर डिपेंड कर, रो जो तुमको है ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे कॉपर का रेसिस्टिविटी अपना होगा, आयरन का अपना होगा, जिंक का अपना रेसिस्टिविटी होगा, सबकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी। तो ये तुम्हारा रेसिस्टिविटी सबका अलग अलग होगा, सब मटेरियल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आधार पर ये रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों वेरी करते हैं, जिसका हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आर इन रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। जहां तक कि यूनिट की बात है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो कि पता होगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जहां तक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, और जिसका सिंबल होता है ओम, ऐसा इसका सिंबल हो गया ओम, इसका रेसिस्टेंस हो गया। और तुमको जहां तक कि ग्राफ की बात है, V और I के बीच का जो ग्राफ होता है तुमको ओम्स लॉ में, वो ग्राफ कैसा होगा, तुमको V और I के बीच का जो ग्राफ होगा ओम्स लॉ में, V और I के बीच का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। और तुमको जैसे कि V इज इक्वल टू IR, इसका ग्राफ खींच देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से यूनिट पर आते हैं। ये तुमको I ले लें, इधर करंट I हो गया, इधर करंट ले लिया हमने, और इधर ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, इधर V ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया वोल्ट में। तो इन दोनों के बीच का जो तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा जो होगा इसका, ये कहलाएगा, इसका जो टेन थीटा आएगा, ये अगर एंगल बना रहा है, टेन थीटा एंगल बना रहा है अगर, तो टेन थीटा इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V बाय I। ये तुम्हारा टेन थीटा इसका रेसिस्टेंस हो गया। ये तुमको स्ट्रेट लाइन होता है इसका, जो ओमिक कंडक्टर होते हैं स्ट्रेट लाइन। जहां तक कि इसकी रेसिस्टिविटी का बात है, तो रो का तुम्हारा यूनिट क्या होगा, रो इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, R इंटू ए बाय एल। तो यूनिट इसका ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी
Vt is ohm meter, is ohm meter और ohm meter, ohm meter इसका रेसिस्टिविटी हो गया। और जहाँ तक कंडक्टिविटी जो होता है रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ कहते हैं, लिख लेते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा और लगेगा इस टॉपिक में, इसको मिटा देते हैं। तो ओम्स लॉ क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई आर, आर को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम हो गया। और रेसिस्टेंस जो है तुमको लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इक्वल टू रो एल बाय ए, रो को हम लोग क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो एल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अगर ले लें तो उसी रूप में आ जाएगा। और ए हो गया एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट। तो उसमें भी जो रेसिस्टेंस होगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो डेवलप होगा, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यूनिट वगैरह के बारे में बात करते हैं, या इसका देखते हैं। रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, और रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं हम लोग। या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी को कभी कभी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। लेकिन आजकल जो टर्म है रेसिस्टिविटी ही ज़्यादा कॉमन है, पहले इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको लिख लेते हैं, कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस is called conductance। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? इज ओम इनवर्स इज, इसको सीमेंस कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं? सीमेंस इज SIEMENS, सीमेंस S। और ओम इनवर्स भी लिखता है, लेकिन इसको SI यूनिट तुम्हारा सीमेंस ही इसको लिखा गया है। इसका SI यूनिट क्या हो गया? सीमेंस। तो ये तुम्हारा SI यूनिट हो गया। कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity। इसको कंडक्टिविटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेसिस्टिविटी का, इसको सिग्मा से हम लोग डिफाइन करते हैं। रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी को सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो जाहिर है कि इसका जो SI यूनिट होगा, इसका तो R इज इक्वल टू रो एल बाय रो का होता है ओम मीटर, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम का इन्वर्स हो जाएगा और मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को तो हम लोग सीमेंस कहते हैं, सीमेंस और प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर, और ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ये तुम्हारा इसका SI यूनिट हो गया कंडक्टिविटी का। ये सारे टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है रेसिस्टिविटी का उल्टा टर्म हो गया कंडक्टिविटी, और इसका रेसिस्टेंस का कंडक्टेंस। ये दो डिफिनेशन थे तुमको, जिसको बता दिया गया। अब हम लोग एक आध इस पर जैसे कि है तुमको इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 10 ohm। The length of the conductor is doubled, then find new resistance of the conductor। कंडक्टर के नए रेसिस्टेंस क्या होंगे? तो इसका जहाँ तक कि सॉल्यूशन की बात है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन R इक्वल्स टू होता है रो एल बाय ए। तो इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। लेंथ अगर डबल हो गया तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का डबल हो जाएगा, मतलब 10 का 20 हो जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। ऐसा इसलिए गलत होता है
क्योंकि जब किसी एक कंडक्टर के लेंथ को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, उसका एरिया घट जाएगा। तो जाहिर है कि एरिया आपका कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए आपने जो सोचा है यहाँ पर कि मटेरियल तो वही है तो रो तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ डबल जब होगा तो अगर एरिया चेंज होता तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि इसको डबल करने पे इसको डबल करने का में गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि एरिया को वो कांस्टेंट मान के चल रहा है, लेकिन एरिया भी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे एरिया कितना चेंज होता है, तो जैसे वॉल्यूम तो जाहिर मटेरियल का कांस्टेंट होगा, तो पहले एरिया अगर A इंटू एल है तो नया अगर एरिया तुम्हारा A1 हो जाए और लेंथ L1 हो जाए तो दोनों में का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो A इंटू एल इज इक्वल टू A1 इंटू नया लेंथ हो गया 2L, तो A1 इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, 2A हो गया, A1 इज इक्वल टू A/2 हो गया, A1 इज इक्वल टू A/2 हो गया। तो एरिया तुम्हारा क्या हो गया, आधा हो जाएगा। तो अगर ये रेसिस्टेंस इसका 10 ओम है, 10 इज इक्वल टू रो L/A, तो नया रेसिस्टेंस जो होगा, न्यू रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो तो कांस्टेंट रहेगा L1/A1, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L1 का मतलब 2L और A1 का मतलब A/2, तो R1 इज इक्वल टू 4 इंटू रो L/R, तो R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 ओम इक्वल्स टू 40 ओम। 20 ओम ना होकर के कितना हो गई, 40 ओम हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिस पे ध्यान दोगे कि ये गलती हो जाता है अक्सर कि लेंथ डबल करेगा तो उसका क्या होगा, लेंथ डबल करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका आधा हो जाएगा, तो लेंथ के कारण डबल हो गया, एरिया आधा होने के कारण फिर उसका डबल हो गया, तो हाफ तो इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है, जो हम लोग इसको जो अभी स्टडी किए, ये हम लोग बड़े स्तर पर देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने देखा, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया किसी मटेरियल पर, तो उसके एटॉमिक लेवल पर क्या अंतर हुआ, जो कि एटम के स्तर पर जाके क्या किस ढंग से चेंजिंग हुआ, तो जिसको हम लोग अगर एटम के स्तर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो ओम्स लॉ को हम लोग देख सकते हैं, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी कह सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, जो एटम के स्तर पर जाके इसको एनालाइज करें तो क्या होगा, या उस रूप में हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या वेक्टर फॉर्म में भी होगा वो, तो पॉपुलरली हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो तुम्हारा था V इक्वल्स टू IR, जहां तक कि वोल्टेज जो होगा तुमको, वोल्टेज किसी कंडक्टर में अगर तुमको किसी कंडक्टर का लेंथ अगर L है, किसी कंडक्टर का लेंथ अगर L है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E अप्लाई किया, E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक डेवलप होगा दोनों के बीच में, V इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, E इंटू एल हो जाएगा V का वैल्यू। और जहाँ तक करंट होता है तुम्हारा, करंट I जो होता है तुमको, करंट डेंसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन A दे दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू A, करंट डेंसिटी J जो होगा तुम्हारा, करंट डेंसिटी J बराबर I/A, तो करंट डेंसिटी J, तो I बराबर क्या हो गया, J इंटू A, I का मान J इंटू A हो गया। और रेसिस्टेंस जो होता है तुमको R इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, R इक्वल्स टू रो L/A। तो अब ओम्स लॉ तुम्हारा कहता था, ओम्स लॉ के आधार पर V इक्वल्स टू IR, इन सबों को अगर पुट करें इस जगह पर ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो V के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, EL, इसका वैल्यू होता है रो L/A इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग R को I को लिख देते हैं, I को J इंटू A, R को लिख दिया रो L/A, तो A कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर की तरफ E बचा, L तुम्हारा ऊपर पर कैंसिल हो गया, तो रो इंटू J, और तो J इक्वल्स टू 1/रो इंटू E, 1/रो को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, तो J इक्वल टू सिग्मा E हो गया।
तो J इक्वल टू सिग्मा ई, और J क्या हो गया यहाँ पर, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ये किसी एक पॉइंट का ये कैरेक्टर है, तो J किसी पॉइंट के क्रॉस में जो करंट डेंसिटी होता है वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट डेंसिटी is directly proportional to electric field at that point, the point at the conductor. तो सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, सिग्मा को कंडक्टिविटी कहेंगे हम लोग। तो ये हो गया, तुमको सिग्मा को कंडक्टिविटी कहेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया ओम्स लॉ का। तुमको क्या हो गया, J इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ये तुम्हारा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में कह सकते हो, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ये कहते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, किसी पॉइंट पर जाकर के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखेंगे तो ये तुमको कह सकते हैं। ये तुमको ओम्स लॉ का ये फॉर्म आ गया तुम्हें। और जैसे कि ऊपर से देखते हैं तो V इक्वल टू IR हो गया, जो तुम्हारा ब्रॉड स्तर पर देखेंगे तो ये तुम्हारा। अब है ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है, जहां जहां ओम्स लॉ लागू नहीं होते हैं। तो ओम्स लॉ जो है तुमको, बहुत से ब्रॉड रेंज ऑफ कंडक्टर जो है ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर जो होते हैं हाई रेसिस्टेंस, हाई टेम्परेचर पर ओम्स लॉ के साथ वेरिएशन शो करता है। और लेकिन सेमी कंडक्टर है, या तुमको क्या है, डायोड हो गया, जो कि थर्मल डायोड भी हो, या सेमीकंडक्टर डायोड, ये सब भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर के जो प्रोसेस सर्किट होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पहला, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पहला है तुमको, सम कंडक्टर at high temperature doesn't obey Ohm's law। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, मतलब कि ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा एट हाई टेम्परेचर। नॉन ओमिक कंडक्टर, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ये हो गया पहला। दूसरा नंबर, कुछ जगह पर क्या होता है, जैसे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेंज करें डायरेक्शन को, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। ओम्स लॉ का यही मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर क्या डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन डायोड में तुमको होता है, इन डायोड द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, the reversing the direction of current reversing direction of voltage, reversing the voltage जो प्लस माइनस का, stop the current। मतलब एक तरफ से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट बहेगा, लेकिन दूसरा तरफ से जब आप पॉजिटिव बदल दीजिएगा तो करंट फ्लो नहीं करता डायोड में। तो ये भी क्या हो गया, ओम्स लॉ के मुताबिक नहीं हुआ। तीसरा है डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, etc doesn't obey Ohm's law। ये जो है तुमको ये सब मतलब कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो पाता, एक के लिए दो वैल्यू हो जाता है, एक ही करंट के लिए दो वोल्टेज होता है, चाहे V बराबर IR, इन सबों का पालन नहीं करता है सेमीकंडक्टर में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सेमीकंडक्टर के जो सर्किट होते हैं वो किसको, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये कंडक्टर जो तुम्हारा है उसके लिए है, सेमीकंडक्टर इसका ओबे नहीं करता ओम्स लॉ को। तो ये तुम्हारा हो गया, ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन हो गया तुमको, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। और इसके बाद तुमको एक क्वेश्चन दिए हुए 3.2, जरा उसका चर्चा किया जा सकता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जिसका की चर्चा
3.1 जो कि ड्रिफ्ट स्पीड का क्वेश्चन बनाए थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो उसका ड्रिफ्ट स्पीड कॉपर के लिए 1.5 एम्पियर में तुमको जो कि आता है वो कम मिलीमीटर पर सेकेंड के रेंज में आता है। और क्वेश्चन है 3.2 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.2। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला को डील करते हैं पहले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है तुमको कि जब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको, जबकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन 3.2 का पहला है तुमको कि ड्रिफ्ट स्पीड मिलीमीटर पर सेकेंड में होता है, लेकिन जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा दूरी तक तुरंत फ्लो हो जाता है। मतलब कि हमने यहाँ स्विच ऑन किया और बल्ब या पंखा ये सब क्या हो गया, ऑन हो गया तुरंत। या जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक जब पावर स्टेशन जहाँ से कि लाइन सप्लाई तो वहाँ पर स्विच ऑन करेगा, यहाँ तुरंत लाइन आ जाएगा करंट। तो ऐसा कैसे हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट तुरंत आ जाता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड तो मिलीमीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए बहुत अधिक समय लगना चाहिए था वहाँ तक पहुँचने में, कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में और उसके जो डिवाइसेज है उसको स्टार्ट होने में। तो ये कैसे हो पाता है? तो इसका जवाब कुछ इस ढंग से है कि जब हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है उसके कारण कंडक्टर में एक वेव क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण कंडक्टर में एक वेव क्रिएट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और वो लाइट के स्पीड से, जो कि काफ़ी अधिक होता है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, उसके स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो उसको जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ड्रिफ्ट करके पहुंचना नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण एक वेव क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वह वेव जो है तुमको काफ़ी हाई स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान, जो कि मैंने कहा वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, ये वेरी हाई स्पीड है, तो तुम्हें कुछ भी समय नहीं लगता है। तो क्या लिख देंगे इसका, जैसे कि एक आध लाइन में लिख सकता है, ड्यू टू, छोटा में मैं लिखता हूँ, ड्यू टू drifting of electron and electromagnetic wave created in the conductor which has speed, which is high speed, so the current establish simultaneously, तुरंत हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, एक जगह पर कोई टाइम गैपिंग नजर ही नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, तो काफ़ी ये तुमको क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट करके नहीं जाना, तो उसको बहुत समय लग जाता, एक दिन तक भी लग जाता वहाँ से आने में। लेकिन इसे क्या करना है, तो एक ड्रिफ्ट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, और वो तुमको बहुत तेज़ी से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुरंत पहुँच जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहाँ तक कि रहा दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को जबकि ड्रिफ्ट करता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, F = क्या फोर्स लगता है, -E वेक्टर का फोर्स लगता है। जब फोर्स लगता है तो इसको एस्लेशन भी होगा, NA बराबर -EE/m, तो A बराबर -EE/m, ऐसा एस्लेशन लगता है इलेक्ट्रॉन को। तो इसे तो यूनिफॉर्मली एस्लेटेड मोशन होना चाहिए, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड तो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से होता है, बट व्हाई VD ड्रिफ्ट स्पीड इज कांस्टेंट, जबकि ये तो यूनिफॉर्मली स्पीड होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे है, जबकि इसको तो एस्लेटेड होना चाहिए, और एस्लेटेड होता तो हमेशा इसका स्पीड क्या होता जाना, बढ़ते जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इसको ये स्पीड क्यों यूनिफॉर्म है, तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा कि जब यह इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करता है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, टकरा गया, इधर गया, फिर ड्रिफ्ट आ गया, तो ये जो तुम्हारा होता है इसके कारण तुमको ड्रिफ्ट करके थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन का कारण ये जो कोलिजन होते रहता है, तो ये कुछ फ्री स्पेस में तो जाता नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका जो है तुमको एक एवरेज एक वेलोसिटी ही तय कर पाता है, किसके कारण, ये ड्रिफ्ट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। तो लिख लेते हैं ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन
travel an average distance so it appears uniform। इसलिए एक एवरेज डिस्टेंस ही कवर करेगा एक टाइम में, और इसलिए ये तो कोलिजन बार बार होता है क्योंकि ये फ्री स्पेस नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, ये कोलिजन कारण ये क्या होगा तुमको, ये जो डिस्टेंस एक एवरेज डिस्टेंस इस यूनिफॉर्मली एस्लेटेड नहीं होकर के यूनिफॉर्मली एस्लेटेड ना होकर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ प्रतीत होगा। तीसरा क्वेश्चन है तुमको आई, जैसे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता जो इसकी डेरिवेशन किए होंगे, वीडी तुमको मिलीमीटर पर सेकंड में होता है, मिलीमीटर पर सेकंड में, ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसके बावजूद इतना 10⁻22 कूलम के पावर में ये हो गया, तो करंट 1 एम्पियर डेढ़ एम्पियर सब करंट कैसे प्राप्त हो जाता है आपको, क्योंकि ये तो इतना 10⁻20 के रेंज में चला गया थी, तो 1.5 एम्पियर करंट 2 एम्पियर करंट कैसे मिलता है आपको। तो इसका कारण है कि एन का जो वैल्यू होता है ये बहुत हाई होता है, the value of the number of electrons per unit volume is very high, the number of electrons per unit volume is large, the number of, तो ये तुमको लार्ज होता है, द वैल्यू ऑफ एन, एन तुमको काफी बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, जैसे कि तुम्हें याद होगा, जैसे कि ये कॉपर के केस में 3.1 में हम लोग निकाले थे इसका, उसकी डेंसिटी थी तुमको कॉपर की 9000 kg पर मीटर क्यूब, तो उसका जो 1 मीटर क्यूब में 9000 kg का तुमको क्या था, 9000 गुना 10⁻³ इसका ग्राम था, बाय इसको कर दिए 3.5 ग्राम, ये हो गया इंटू एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी अगर एक एटम में मानेंगे तो इतना एटम हो गया, और इंटू एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक, तो एन का वैल्यू लगभग, एन का वैल्यू जो कि तुमको 3.1 में हमें निकालता है इतना था, इन एग्जाम्पल 3.1। ये तुमको देखो एन का वैल्यू कितना टाइम्स में आया, इसको गौर कीजिए आप, देखिए यहाँ 6 पावर है, यहाँ 23 पावर, 29 पावर में आ रहा है, तो एन का वैल्यू बहुत लार्ज है, इसलिए एरिया 10⁻6 वगैरह में होते हुए भी 1.5 एम्पियर का करंट आसानी से अचीव हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा कि एन का वैल्यू काफी बड़ा होता है। यहाँ पर मेरी क्या 1 मीटर क्यूब का डेंसिटी 9000 दिया हुआ था, तो 1 मीटर क्यूब का 9000 केजी हुआ, केजी को हमने ग्राम में बदला और 63.5 उसके ग्राम में को मोल में बदला, और 1 मोल में ये वो ऑर्डर नंबर से गुना करके क्या बता दिया गया उसको एटम में कन्वर्ट किया, 1 एटम में 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, इसका तुमको एक एन का वैल्यू इसमें से कैलकुलेट हो गया, आई इज इक्वल टू NaeVd। तो ये तुम्हारा ड्रिफ्ट स्पीड इससे निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 30, ये किस, तो ये एन वीडी और ई का वैल्यू कम होने के बावजूद एन का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण हमको जो है एक स्पेसिफिक करंट का वैल्यू मतलब कि प्राप्त हो जाता है, आई का वैल्यू तुमको मिल जाएगा, 1.5 एम्पियर ये सब करंट मिल जाता है। चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा, ये कहा जाता है कि अगर हम लोग क्या जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, जस्ट उसके जैसे इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज उसी के स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, ये मतलब उसी के आधार पर इधर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो ये ड्रिफ्ट तो अपने आधार पर ये क्या कर रहा है, बार बार ये घूम रहा है, तो ये जो तुम्हारा होता है ये तुम्हारा क्या जगह, इसका जवाब हो गया नहीं, जो मोशन यहाँ दिख रहा है ये तो हमेशा कोलिजन करते रहता है, और हमेशा इसका डायरेक्शन ड्यू टू कोलिजन इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंजिंग, ड्यू टू कोलिजन इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंजिंग, ये चेंजिंग उसी के डायरेक्शन में जाता है, ऐसा बात नहीं है। पांचवा जो लास्ट है क्वेश्चन तुम्हारा इसमें, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोलिजन के बीच में जो कि यहाँ कोलाइड करता है एक से दूसरे के बीच में, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन होगा इसका मोशन, इसमें कोई मतलब इधर यहाँ टकराया यहाँ गया तो ये फिर यहाँ मुड़ेगा, कोलिजन होगा तो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और ये इधर जाना चाहेगा, मानते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये जो पाथ होगा ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक टाइप का, इसका जैसे कि प्रोजेक्टाइल में होता है कोई जाता अलग है और फील्ड का डायरेक्शन अलग हो गया फोर्स का, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ इज पैराबोलिक, पैराबोलिक नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के क्या होता है ये पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये 3.2 का तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा पाथ पैराबोलिक हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ना होकर पैराबोलिक हो जाता है पाथ। तो ये तुम्हारा हो गया
3.2 का सारा मैंने डील कर दिया कि ये तुमको था पहला कि अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड इतना कम है तो वो तुरंत कैसे एक छोर से दूसरे कंडक्टर पहुंच जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके स्पीड से चलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तुमको काफ़ी हाई स्पीड से चलता है, और जिसके कारण कि तुमको तुरंत क्या जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक वो वेव पहुंच जाता है और करंट पहुंच जाएगा। दूसरा था तुमको कि जब ड्रिफ्ट स्पीड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो वो यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो यूनिफॉर्म एस्लेटेड मोशन होने के बजाय ड्रिफ्ट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन कैसे दिखता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे चलता हुआ दिखता है, तो उसका कारण है कि उसमें कोलिजन होते रहता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। और n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत अधिक होने के कारण जो कि ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होने के बावजूद उसको 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर ये सब करंट हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और तुमको अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है तो ऐसी बात नहीं है, और जबकि कोलिजन इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोलिजन के दौरान जो है कोलिजन के बीच में उसका जो डायरेक्शन, उसका जो स्ट्रेट मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसमें तो वो तुमको इलेक्ट्रिक मोशन अलग डायरेक्शन में होगा, इधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा फोर्स, तो जाहिर है उसका स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होकर के पैराबोलिक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा था, ये जो टॉपिक था तुम्हारा ये 3.2 और ओम्स लॉ, ये तुम्हारा समाप्त हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक है तुम्हें, जिसमें कि तुम्हें बताना है कि ओम्स लॉ के बाद तुम्हें दिया हुआ है कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड है, उसके बाद थर्मल डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, ये दो टॉपिक दिए हुए हैं तुम्हारा। तो ये तो इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। तुम लोग जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं बीच के जो 3.1 3.2 मैंने बता दिया, और तुमको जिस भी कोई मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम या कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, या तुमको एस वगैरह बुक से क्वेश्चन को बना सकते हो इलेक्ट्रिक करंट के भी, या पिछले चैप्टर में भी बनाया होगा, गॉस लॉ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपेसिटर्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके भी क्वेश्चंस को तुमने बनाने की कोशिश किया होगा। जहाँ भी तुम्हें दिक्कत होता है राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, और जो भी किसी भी टॉपिक को समझना हो, तुम पर्सनली भी चाहोगे पर्सनल गाइड के लिए भी तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें नीट का एग्जाम की तैयारी करने कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हो, नीट हो, जे मेंस हो, जे एडवांस हो, कुछ टॉपिक अगर पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना पर्सनल टाइम भी हमसे ले सकते हैं। तो इसी साथ लेक्चर को समाप्त करें, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क करो, और जिस भी सब्जी में दिक्कत हो रहा है तो हमसे मदद ले सकते हो। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।